हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, जो कि आपका पेपर नंबर 3 है। पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और पेपर नंबर 1 जो कि आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का था, उसका पेपर भी हो गया है। और आप सभी लोगों के कमेंट बहुत अच्छे आ रहे थे और इस चीज़ से मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आप लोगों की इतनी हेल्प कर सका, और आगे भी मैं प्रयास करता रहूँगा कि आपकी इसी प्रकार हेल्प करता रहूँ। ठीक है, पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपके एग्जाम में आए हुए थे। इंग्लिश पेपर 1 हुआ है, जो कि आपका एज इट इज़ समझ लो पेपर ही पूरा कॉपी कर दिया था। ओके, लैंग्वेज तक भी चेंज नहीं थी, जो मैंने आपको वीडियोज़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, सो मैं इसी उम्मीद के साथ वीडियो बनाता हूं कि आपकी जो है बहुत सी ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी की हेल्प कर सकूं। ओके, सो इस चीज़ को देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आप सभी की मदद कर सका, और आगे भी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी ऐसे ही। तो इस वीडियो में हम लोग पेपर 3 करेंगे, और ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है। ओके, इंग्लिश का कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस, पॉलिटिकल साइंस के और इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ यूरोप, ये सारे वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। और आगे मैं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, इन तीनों के वीडियोस बनाने वाला हूं बहुत जल्दी। ओके, क्योंकि अभी उनके एग्जाम में आपके टाइम है। सो इस वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। ओके, सो नेक्स्ट बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि डिस्कस द मेन फीचर ऑफ रूरल इंडिया, रूरल सोसाइटी इन मेडिवल पीरियड। 1206 से लेके 1739 तक क्या क्या मेन फीचर्स रहे हैं रूरल सोसाइटी के इन मेडिवल इंडिया में। ओके, सो मध्यकालीन भारत 1206 से लेके 1739 की ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। शुरू की तरह शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो देखिए, जो रूरल सोसाइटी थी वो फॉर्म द बैकबोन ऑफ मेडिवल इंडिया। ये क्या थी? एक तरीके से बैकबोन थी मेडिवल इंडिया की। टाइम पीरियड तो आपको बताया 1206 से लेके 1739 तक। लगभग 90%, 85 to 90% पीपल जो है वो विलेज में रहते थे, और एग्रेरियन इकोनॉमी थी, मतलब एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। सोशल स्ट्रक्चर था, लैंड रिलेशंस एंड विलेज कम्युनिटी लाइफ थी। गांव में आप जानती हो गांव का इन्वायरमेंट इतना अच्छा होता है, सारे लोग एग्रीकल्चर खेती करते थे, पहले मिलजुल कर रहते थे। ठीक है, इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा होता था। अंडरस्टैंडिंग रूरल सोसाइटी इज एसेंशियल। हमें रूरल सोसाइटी को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज द स्टेट्स रेवेन्यू के लिए, इकोनॉमी के लिए, कास्ट के लिए, हायरार्की के लिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, इन सारी चीज़ों के लिए हमें क्या है, रूरल सोसाइटी समझनी पड़ेगी। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग मेन फीचर देखते हैं रूरल सोसाइटी के इन मेडिवल पीरियड। ओके, आप चाहो तो हेडिंग्स में भी लिख सकते हो। मैं आपको आज जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ सारे हेडिंग्स में लेके आया हूँ, मतलब मेन पॉइंट्स आप लिखना चाहो तो एग्जामिनर आपको और अच्छे मार्क्स देगा। आप डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहो तो उसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी है। तो रूरल सोसाइटी के मेन फीचर्स क्या थे मेडिवल इंडिया में, ये आपको बताना है। तो पहला आपका जो है पॉइंट है वो प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन सोसाइटी। ओके, मैंने आपको जैसा बताया कि आपकी जो मेडिवल पीरियड में लोग थे वो किस पे डिपेंड करते थे? एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। ओके, लोग गांव में जो है ज़्यादातर खेती करते थे, और उस टाइम में क्या था कि विलेजेस वर सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक यूनिट्स। और विलेजेस में क्या है, इकोनॉमी जो थी उस टाइम में बहुत अच्छी हुई करती थी। बट इस टाइम में अगर देखा जाए तो फार्मर की कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो पहले के टाइम में जो फार्मर्स था इंडिया में। जो प्राइमरी सेक्टर आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स आपके हैं, तो उसमें जो एग्रीकल्चर का रोल था वो बहुत ही ज़्यादा होता था सेक्टर्स में। यस और नो? बट आज के टाइम में इतना ज़्यादा, मतलब बेटर है, मैं ये नहीं कह रहा कि ख़राब है, लेकिन इतना ज़्यादा बेटर नहीं है। ओके, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स वर पीजेंट्स। ओके, ज़्यादातर लोग क्या होते थे? पीजेंट्स होते थे, जो क्या है लैंड्स पे कल्टीवेशन वगैरह करते थे। ओके, और इसमें वो लोग राइस, वीट, पल्सेस और अदर क्रॉप्स को ग्रो किया करते थे। ओके, उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी जो है उन्हें फेस करनी पड़ती थी, जैसे फमाइंस हो गए, ड्रॉट्स हो गए और हैवी टैक्सेस। मेन प्रॉब्लम जो उस टाइम पे फार्मर्स को फेस करनी पड़ी, जो कि वो किया थी आपकी हैवी टैक्सेस। बहुत से ज़्यादा टैक्सेस उनसे लिए जाते थे। ठीक है, टैक्सेस पे भी डिटेल एक क्वेश्चन मैं कंप्लीट लाया हूँ, कितने कितने टाइप्स के टैक्सेस होते थे उस टाइम में, उसको हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आगे चलते हैं। ये पहला पॉइंट था आपका। नेक्स्ट अगला पॉइंट आपका है कास्ट बेस्ड सोसाइटी स्ट्रक्चर। उस टाइम पे जो डिस्क्रिमिनेशन था वो भी बहुत ज़्यादा था। आज के टाइम में भी डिस्क्रिमिनेशन है विलेज वगैरह में देखा जाए, बट डे बाय डे अगर धीरे धीरे देखा जाए तो सोसाइटीज़ में, सिटीज़ में वो चीज़ें कम हो रही हैं। ओके, तो कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर की बात करें
तो रूरल सोसाइटी जो थी वॉज हाईली स्ट्रेटिफाइड अलोंग कास्ट लाइन में, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, ठीक है ना। तो इसमें इन सारी चीज़ों में जो आपकी सोसाइटी थी वो इन कास्ट में डिवाइडेड थी। ओके, ब्राह्मण को माना जाता था कि वो सिर्फ क्या पूजा पाठ के लिए हैं। ओके, और क्षत्रिय आपके जो हैं वो वॉर मतलब लड़ाई झगड़ा करने के लिए, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और वैश्य आपके जो शूद्र जो मतलब अदर वर्क्स के लिए आपके जो हैं। सो कास्ट डेडिकेटेड प्रोफेशन, मैरिज, बिहेवियर एंड सोशल मोबिलिटी। तो यहाँ पे जो है प्रोफेशन उनका डिसाइड करता था मैरिज बिहेवियर को और सोशल मोबिलिटी को। ओके, और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है आपका, उस चीज़ के बिल्कुल मैं अगेंस्ट हूँ। ये चीज़ सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम सब जो है ह्यूमन्स हैं। ये पहला पॉइंट हमारे सबके माइंड में होना चाहिए। देर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है आपका विलेज एज अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। उस टाइम में जो मेडिवल विलेजेस होते थे वो क्या थे, आपके सेल्फ कंटेंट यूनिट्स हुआ करते थे, जिनकी क्या कि अपने हर विलेजर्स के पास खुद की फील्ड होती थी, वेल्स होते थे, मतलब मैक्सिमम विलेज वगैरह में वेल्स हुआ करते थे, प्रॉपर ग्रेजिंग लैंड होती थी, आर्टिशंस होते थे। एक तरीके से लाइफ बहुत अच्छी थी, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। बट हाँ, टैक्सेशन सिस्टम, जो पुअर फार्मर्स होते थे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी डिफरेंट टाइप की। ओके, और लाइव डिपेंडेंस ऑन अदर मार्केट्स, आउटसाइड मार्केट पे डिपेंड करते थे, जैसे सॉल्ट, मेटल, लग्जरी आइटम्स के लिए उन्हें बाहर जो है जाना पड़ता था। ओके, नेक्स्ट ये थर्ड पॉइंट है। चौथे पॉइंट पे आते हैं। तो लैंड ओनरशिप पैटर्न की बात करें तो बहुत सारे आपके जो है क्या बोलते हैं उसको, लैंड ओनरशिप पार्टनर्स जो हुआ करते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जो है कुछ पीजेंट्स वगैरह हुआ करते थे। बेसिकली लैंड वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो 3 मेन फॉर्म एग्जिस्टेड, 3 यहाँ पे फॉर्म हुआ करते थे, जो कि वन ऑफ द, आप जानती हो, जमींदार्स हुआ करते थे। ओके, जमींदार्स क्या होते थे, कंट्रोल ओवर लैंड करते थे, पीजेंट्स को रेवेन्यूज कलेक्शन किया करते थे, यस और नो। ओके, और ये आपका जो है पक्षियंत पीजेंट जो हुआ करते थे, ये आपके टेम्परेरी कल्टीवेटर्स हुआ करते थे, फ्रॉम आउटसाइड विलेजर्स से आते थे। ये और माइग्रेटेड लेबर्स को हम लोग, या आउटसाइड विलेजर्स को हम लोग पहिक्षंत बोलते थे। ओके, उसके बाद खुक्षंत जो थे वो परमानेंट रेजिस्टेंट थे, जो कि आपके जो है हु होल्ड हेरिडेटरी राइट्स ऑन द लैंड पे, जिनके हेरिडेटरी राइट्स हुआ करता था। तो ये 3 पॉइंट भी आपके जो है वो टाइप्स ऑफ लैंड ओनरशिप, अगर आप ये राइट करके आओगे एग्जाम में तो आपको इसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है आपका नेक्स्ट 5th पॉइंट है आपका कि रोल ऑफ द विलेज पंचायत। विलेज पंचायत का क्या रोल हुआ करता था कि पंचायत वाज द प्राइमरी लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। उस टाइम में आपका जो पंचायत हुआ करता था वो प्राइमरी लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन था, यस और नो। सारी भी जो सेटलमेंट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स को, लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी लैंड को लेके, टैक्स को लेके, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती थी। टैक्स कलेक्शन भी होता था। ओके, उसके साथ साथ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाउंड्री इश्यूज पे भी डिस्कस किया जाता था। ओके, उसके साथ साथ आपका जो है मेंटेनिंग विलेज कस्टम्स को भी मेंटेन किया जाता था। पंचायत जो है वो सोशल ऑर्डर और डिसिप्लिन को भी मेंटेन करती थी। तो ये आपका 5th पॉइंट था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ पीजेंट एंड देयर ऑब्लिगेशंस। पीजेंट्स के टाइप्स क्या होते थे, मैंने जैसे अभी आपको इसको पहले भी डिस्कस किया, ये सेटलमेंट पीजेंट्स होते थे। ओके, ये नॉन ऑक्यूपेंसी टेंडेंट्स होते थे। उसके साथ साथ पीजेंट ऑब्लिगेशन में क्या क्या इंक्लूड होता था, जैसे लैंड रेवेन्यू हो गया, रेंट हो गया, फोर्स लेबर हो गया, सर्विस चार्जेस टू विलेज ऑफिसर्स हो गए। ओके, नेक्स्ट अगला टाइप है आपका कि हैवी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। हैवी लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, जैसे लैंड रेवेन्यू वाज द मेन इनकम ऑफ द स्टेट। स्टेट्स के लिए जो लैंड रेवेन्यू होती थी वो मेन इनकम होती थी। मुगल के टाइम पीरियड में, ड्यूरिंग मुगल दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर के टाइम में, लगभग टैक्स जो है वो क्या था, 1/3 से लेके 1/2 था टोटल प्रोडक्शन पे। कि मान लो अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 kg प्रोडक्शन किया, फॉर एग्जांपल मान लो, तो आपको लगभग 1/2 मतलब 50 kg तक, या फिर आपको जो है वो 1/3 तक आपको टैक्सेस देने पड़ते थे। ठीक है, चाहे वो आप किसी भी फॉर्म में दो, ठीक है, पैसों के फॉर्म में दो, या फिर आप जो है अपना जो भी प्रोडक्शन हुआ उसको आप दीजिए। ठीक है, ये डिपेंड करता था। उसके साथ साथ कलेक्टेड इन काइंड और कैश डिपेंडिंग ऑन रीजन। हर टाइप के जो कैश वगैरह होता था, जितना भी टैक्स वगैरह हो रहा है या कैश के फॉर्म में जो कलेक्शन हो रहा है, वो रीजन टू रीजन डिपेंड करता था। ओके, जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होती थी वहाँ ज़्यादा लेते थे, जहाँ प्रोडक्शन कम है वहाँ कम लेते थे। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, प्रोडक्शन कम होने के बाद भी उनसे मतलब नहीं था किंग्स वगैरह से, या फिर मुगल पीरियड में, या फिर दिल्ली सल्तनत के टाइम में, उनको सिर्फ टैक्स से मतलब था। ठीक है ना। नेक्स्ट, और बहुत ही ज़्यादा हैवी टैक्सेस जो है वो पीजेंट्स वगैरह पे लगाए जाते थे। अगला पॉइंट है आपका जमींदार्स और जागीरदार जो हुआ करते थे। ठीक है,
देखो जिनके पास ज़्यादा लैंड है उन्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन जिनके पास कम लैंड है ऑब्वियस सी बात है उन्हें कम मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, यस और नो। सो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, जमींदार और जागीरदार की। तो बेसिकली जमींदार क्या हुआ करते थे, जमींदार आपके लोकल शेफ हुआ करते थे, पावरफुल फैमिलीज हुआ करती थी, हेरिडेटरी ओनर्स थे, मेंटेन आर्म्ड रिटेनर्स, कलेक्टेड विलेज अफेयर्स को जो है वो कंट्रोल किया करते थे ये लोग, ओके। बाकी जो जागीरदार थे वो कौन थे, ऑफिशियल ग्रांटेड रेवेन्यू असाइनमेंट्स बाय द स्टेट, ये जो है वो रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड देखते थे। फ्रॉम द विलेज इन देयर जागीर, विलेजेस वगैरह से रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह का काम इनका था, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला 8 पॉइंट है आपका 9 आर्टिशियन ग्रुप्स एंड विलेज स्पेशलिस्ट। इसमें कारपेंटर होते थे, पोर्ट्रेट्स होते थे, ब्लैकस्मिथ होते थे, वीवर्स होते थे, बार्बर, वॉशरमैन, कैटल, ठीक है ना, जो आपकी जो कैटल वगैरह हाँ कैटल वगैरह चराते हैं, जो भी आपके शीप्स वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका जजमानी सिस्टम। और जजमानी सिस्टम में अगर देखा जाए तो हेरिडेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक तरीके से हेरिडेटरी सिस्टम था एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। उसके साथ साथ मेंटेन द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को मेंटेन करता था विलेज लाइफ के, ओके। उसके साथ साथ इन्फोर्स्ड कास्ट हायरार्की एंड डिपेंडेंसी को जो है वो क्या करता था, इन्फोर्स करता था, ओके। अब बात करते हैं रूरल इकोनॉमी एंड मार्केट्स की। तो लोकल ट्रेडर्स हुआ करते थे, मनी लैंडर, बंजाराज और मर्चेंट कारनावास, ओके। उसके साथ साथ अगला है आपका सोशल कस्टम एंड कम्युनिटी लाइफ। सोशल कस्टम और कम्युनिटी लाइफ की बात करें तो यहाँ पे आपका विलेज फेस्टिवल वगैरह, फेयर वगैरह, मैरिजेस वगैरह, ये सारी तो नॉर्मल सी बात है। उसके साथ साथ आपका स्टेटस क्या था वुमेन्स का इन रूरल सोसाइटी में, इस पर भी अलग से हम लोग एक कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है, पूरा डिटेल में। तो देखो वुमेन्स वगैरह बेसिकली वो भी पार्टिसिपेट करती थी एग्रीकल्चर वर्क्स में, उनके पास क्या है, लिमिटेड इकोनॉमिक्स राइट हुआ करते थे और बहुत ही ज़्यादा उनकी कंडीशन भी अच्छी नहीं होती, इतना ज़्यादा उनके पास फैमिली रेस्ट्रिक्शन हुआ करते थे, इतनी ज़्यादा उनके पास जो है वो एक तरीके से मतलब फ्रीडम नहीं थी, ठीक है ना। और विडो रिमैरिज एग्जिस्टेड बट वैरिड बाय, विडो रिमैरिज जो थी वो एग्जिस्ट करती थी, ठीक है ना, बट वो क्या है, डिपेंड करती थी कास्ट टू कास्ट और रिलीजन, रीजन टू रीजन, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका इम्पैक्ट ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। स्टेट पॉलिसीज भी कुछ थी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह की, अकबर की, इन सबको भी हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ रूरल पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन जो है रूरल में, मतलब अगर मान लो ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, तो बहुत ज़्यादा जो है भुखमरी और बहुत ही ज़्यादा फार्मर्स वगैरह को मतलब उनका मेन ऑक्यूपेशन तो एग्रीकल्चर ही था। जब खेती अच्छी नहीं होगी तो वो किस पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है ना, कहाँ जाएंगे, मतलब चीज़ों को कैसे मेंटेन करेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो टोटली 15 पॉइंट्स में मैंने आपका ये फर्स्ट आंसर था, मेन फीचर ऑफ रूरल सोसाइटी इन मेडवल इंडिया। अगर आप ये एक पेज पे ना ये 15 पॉइंट भी लिख देते हो, ये 15 पॉइंट टोटल, तो उसमें तब भी एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। अगर आप ये 15 पॉइंट लिख के और उन्हीं 15 पॉइंट को लिखने के बाद आगे कुछ पेजेस पे इनको डिफाइन कर दो, उसमें से सिर्फ 5 पॉइंट भी डिफाइन कर दो, तो मैक्सिमम आपका जो है वो 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एट लास्ट हम लोग कंक्लूजन पे चलते हैं कि जो रूरल सोसाइटी थी मेडवल इंडिया में वो क्या थी, कॉम्प्लेक्स थी, हायरार्किकल थी और एग्रीकल्चरल सेंटर सिस्टम था, जैसा कि आपको पता है। सो दिस रूलर बेस सपोर्टेड द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर, मेकिंग इट्स द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द मेडवल। जो दिल्ली सल्तनत और मुगल टाइम था वो क्या था, एक क्रिटिकल पार्ट था बेसिकली आपका जो है मेडवल इंडियन सोसाइटी का, ठीक है। इस पर भी हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे सारी चीज़ें। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे आंसर अटेम्प्ट करना है और कैसे आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में मैं आपको 1-2 मिनट में बताऊंगा, उस पॉइंट को आप लोग स्किप मत करिएगा, ठीक है, ओके। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द रोल ऑफ द रूलिंग क्लास ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल पीरियड। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के शासन वर्ग की संरचना एवं भूमिका का वर्णन कीजिए। जो रूलिंग क्लास थी उसका स्ट्रक्चर और रोल बताना है दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड दोनों में, ठीक है। तो शुरू करें इंट्रोडक्शन से। तो द रूलिंग क्लास ऑफ मेडवल इंडिया फ्रॉम टाइम पीरियड 206 to 1526 एंड मुगल एम्पर 1526 to 1706। इसमें क्या क्या था आपका, मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स थे, नॉबल्स थे, लैंड होल्डर्स थे और रॉयल हाउस होल्ड ऑफिसर्स थे, ठीक है ना। अच्छा, दे प्लेड अ क्रूशियल रोल। इनका रोल क्या क्या रोल था इनका, एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में, रेवेन्यू कलेक्शन में, जस्टिस में और वॉरफेयर में और कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर में, ओके। तो इसको हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं कि रूलिंग क्लास ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में जो पहली बात आपकी है कि जो सुल्तान हुआ करते थे वो क्या थे, रूलिंग क्लास के हेड हुआ करते थे, ठीक है ना।
और सुल्तान को हम लोग एक तरीके से शैडो ऑफ गॉड की शैडो बोला जाता था उनको, ठीक है ना। और इनके पास सारी पॉलिटिकल, जुडिशियल, मिलिट्री और रिलीजियस अथॉरिटीज़ होती थी, किसके पास? सुल्तान के पास में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत। ओके, आगे चलते हैं। नोबैलिटीज़ की बात करें, और नोबैलिटीज़ ये बेसिकली तुर्किश नोबल हुआ करते थे। लेटर ये जो है अफगान और पर्शिया एंड इंडियन मुस्लिम में कन्वर्ट्स हो गए, ठीक है ना। और बेसिकली ये दो ग्रुप से अंडर द टाइम ऑफ इल्तुतमिश और लोधी, अफगान नोबैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुई लोधीज के टाइम में, और तुर्क इन चालंगनी जो कि आपके 14 नोबल्स थे, ठीक है ना। जो इल्तुतमिश के टाइम में उसने जो है वो 40 जो है नोबल्स का एक ग्रुप बनाया था उसने, ठीक है, जो कि आगे चल के ख़त्म हो गया था, और इसको स्टार्ट इल्तुतमिश ने किया था। और अब बात करें हम लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट्स की, जो कि हम लोग इक्तादार्स बोलते हैं जिनको, इनका काम था कंट्रोल क्या करना, टेरिटरियल असाइनमेंट्स को जो है वो कंट्रोल करना, इक्तास जिसको हम लोग कहते हैं। उसके साथ है रेवेन्यू कलेक्शन करना, ठीक है, मेंटेनिंग तोप्स और प्रिवेंटिंग रेबेलियंस को प्रिवेंट करना। उसके साथ साथ कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स भी हुआ करते थे, ठीक है, जो आर्मी वगैरह को कंट्रोल करते थे, और हिंदू चीफ होते थे जो कि आपका अलाउ किया जाता था इनको किस लिए, एडमिनिस्ट्रेट देयर टेरिटरी इन एक्सचेंज फॉर ट्रिब्यूट एंड रॉयल्टी के लिए, ठीक है। तो ये टोटल आपके 5 पॉइंट्स थे। ये आपका क्या है, दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में स्ट्रक्चर बताया गया रूलिंग क्लास का। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि रोल क्या था, रूलिंग क्लास का काम क्या क्या था दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, पहला काम क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस। दूसरा काम क्या था, रेवेन्यू कलेक्शन करना, मिलिट्री को प्रोटेक्शन करना, ठीक है, मिलिट्री प्रोटेक्शन। और जुडिशियल रूल था न्याय वगैरह दिलाने के लिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, ठीक है ना, ओके, एडवाइस वगैरह भी देना, एक तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। और सोशल इन्फ्लुएंस, जैसे कि आपका रूलिंग क्लास, एजुकेशन, मदरसाज वगैरह आपके जो बनते थे, सूफीज़ वगैरह, पर्शियन कल्चर, मतलब एजुकेशन सिस्टम को लेके सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें जो है यहाँ पे होती थी। तो ये आपके 6 रोल थे टोटल रूलिंग क्लास के ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब हम लोग बात करते हैं मुगल पीरियड में रूलिंग क्लास की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या था यहाँ पे सबसे पहले जैसे वहाँ पे सुल्तान होते थे, यहाँ पे आपके जो है शहनशाह होते थे, पदशाह होते थे, एम्परर जिनको हम लोग कहते हैं, ओके। और मनसबदार होते हैं जो कि आपके कोर हुआ करते थे रूलिंग क्लास के, ओके, जो कि अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था नोबल मार्क रैंक बाय मनसाब, न्यूमेरिकल रैंक दी थी उसने, जैसे जैट, सवर, ठीक है ना, और तुरानी, ईरानी, राजपूत जो होते थे, अफगानी थे, इन सबको क्या है एक तरीके से सेकुलर एरिस्टोक्रेसी जो है वो क्रिएट करते थे, ओके। 3rd नंबर पे आते थे आपके जागीरदार्स, 4th पे आते थे आपके प्रोविजनल गवर्नमेंट जिनको सूबेदार्स कहते हैं, ओके। इनका मेन काम क्या था, प्रोविजंस एडमिनिस्ट्रेट करना प्रोविजंस को, और दीवानी, बख्शी, क्वाजी एंड कोतवाल को जो है ये असिस्ट करते थे, ओके। और इसके साथ साथ आपका जमींदार्स और लोकल चीफ्स भी हुआ करते थे जो कि आपके हेरिडेटरी होते थे, कौन, हिंदू और मुस्लिम लैंड होल्डर्स थे। उसके साथ पेड रेवेन्यू एंड प्रोवाइड लोकल ट्रूप्स वगैरह जो है इनका मेन काम था प्रोवाइड करना। उसके साथ साथ कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स भी थे, मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स भी थी जो सैलरीज और तोप इंस्पेक्शन वगैरह किया करते थे, ओके। तो ये टोटल 6 पार्ट में जो है आपका ये भी स्ट्रक्चर जो है वो डिवाइड था रूलिंग क्लास का। अब हम लोग बात करते हैं रोल क्या था, इनका रोल क्या था। इनका भी काम था एडमिनिस्ट्रेशन और एम्पायर को संभालना, रेवेन्यू को मैनेज करना, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना। जितनी भी एक किंगडम में मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक तरीके से होती हैं वो सारे पार्ट्स में लोग डिवाइडेड थे। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपका जो है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन डाइवर्स पॉपुलेशन, जैसे जो है राजपूत हुआ करते थे, मराठास, इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो इन सब में क्या है यूनिटी और लॉयल्टी को मेंटेन करना है एम्परर में, ठीक है। उसके साथ साथ आर्ट कल्चर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, ओके। और जैसे पर्शियन लिटरेचर हुआ करते थे, रेड फोर्ट वगैरह बनाया गया, पेंटिंग स्कूल्स वगैरह बने, सूफी संत वगैरह थे, स्कॉलर पोएट्स, ठीक है ना। तो ये आपके क्या थे यहाँ पे, ये रोल था किसका, मुगल एम्परर का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रूलिंग क्लास का, मुगल एम्परर के टाइम, ओके। और नेक्स्ट एट लास्ट हम लोग कंक्लूड करेंगे यहाँ पे कि जो रूलिंग क्लास थी ऑफ दिल्ली सल्तनत मुगल, वो क्या थी, वो क्या फॉर्म, उनका मेन काम था फॉर्म करना पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री बैकबोन और मिलिट्री बैकबोन किसकी, मेडिवल इंडिया स्टेट फॉर्मेशन का, ओके। उसके साथ साथ आपका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, ओके। सारी चीज़ें आपकी जो है वो एक तरीके से ओवरऑल स्टेबिलिटी जो है मेंटेन करना, लैंड हो चाहे रेवेन्यू हो, चाहे आपका मिलिट्री हो, चाहे सोशल हो, चाहे एजुकेशन हो, ठीक है ना, सारी चीज़ों को मेंटेन करना, ओके। सो नेक्स्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है
कि इवेल्युएट द पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन द, मैंने बोला था ना अभी इस पे हम लोग स्टेटस ऑफ वुमेन पे डिस्कस करेंगे, तो पोजीशन और स्टेटस ऑफ वुमेन आपको जो है मिडवल इंडिया सोसाइटी में आपको डिस्कस करना है कि मध्यकालीन भारतीय समाज में महिलाओं की उपस्थिति एवं स्थान का मूल्यांकन करें। तो चलिए मूल्यांकन करते हैं। तो पहला कि पोजीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन इन मिडवल इंडिया जो थी वो क्या थी, अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड रिफ्लेक्टेड अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजियस नॉर्म्स, सोशल कस्टम, इकोनॉमिक कंडीशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ओके, सोसाइटी में वुमेन्स को इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी, उनकी ज़्यादा इतनी ज़्यादा उनकी जो मतलब फ्रीडम बोल सकते हैं, ना ही उनके पास कोई राइट्स है ना ही फ्रीडम से, इतनी ज़्यादा कंडीशन उनकी अच्छी नहीं हुआ करती थी। ओके, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे अगर हम लोग स्टेटस की बात करें तो पहला देखो पॉइंट्स पे इसको भी हम लोग लिखेंगे कि अर्ली मैरिज, बहुत जल्दी उनकी जो है वो शादी करा दी जाती थी, ठीक है ना। गर्ल्स वर ऑफन मैरिड बिफोर प्यूबर्टी, जो है उन्हें बहुत ही कम एज पे जो है वो उनकी शादी करा दी जाती है। उसके साथ साथ दिस रिड्यूस देयर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, और शादी के बाद उनकी जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी थी वो भी क्या है वो ख़त्म हो जाती थी, रिड्यूस एक तरीके से हो जाती थी, और उनकी इंडिपेंडेंस वगैरह जो है वो लिमिटेड हो जाती थी, ठीक है ना। उसके साथ साथ मिडवल इंडियन सोसाइटी में जो है वॉज प्रीडोमिनेटली पेट्रार्कल, फादर और हस्बैंड एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर वुमेन, उस पर मतलब बहुत ज़्यादा हक जताते थे, बहुत ही ज़्यादा उन्हें मतलब प्रेशराइज करते थे किसी वर्क के लिए, और ऐसा माना जाता है कि वो सिर्फ डोमेस्टिक वर्क्स के लिए हैं और घर के जो लोग हैं उनकी मतलब बातों को मानने के लिए और घर के काम करने के लिए सिर्फ हैं वुमेन जो है, ठीक है ना। उसके साथ साथ आगे आपका रिलीजियस नॉर्म्स एंड कस्टम्स की बात करें तो हिंदू ट्रेडिशंस में कुछ ट्रेडिशंस हुआ करते थे, ठीक है ना, कि आपको हस्बैंड्स की सारी ड्यूटीज़ को फॉलो करना है, घूंघट में रहना है, और विडो मैरिज जो है वो डिस्करेज थी, स्पेशली अमंग अपर क्लास में विडो मैरिज नहीं हुआ करती थी, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, कुछ मुस्लिम ट्रेडिशंस भी थे, मुस्लिम्स में भी कुछ ट्रेडिशंस थे, ओके, जैसे इस्लाम प्रोवाइड सर्टेन राइट्स लाइक इनहेरिटेंस, डाइवोर्स और प्रॉपर्टी, ठीक है ना, बट उसके भी कुछ जो है आपकी लिमिटेशंस वगैरह हुआ करती थी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है आपका सोशल इविल्स अफेक्टिंग वुमेन्स, क्या क्या सोसाइटी के जो चीज़ें थी एक तरीके से मतलब एविल्स हम लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा वो कुछ प्रथाएं होती थी जो सिर्फ वुमेन्स को ही मतलब फेस करना पड़ता था, जैसे सती प्रथा थी आपकी, ओके, और विडोहुड थी आपकी जो है, ओके, सती प्रथा तो सबसे ही बेकार थी, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, मतलब जो फीमेल्स हुआ करती थी उनको मतलब बहुत ज़्यादा अगर मान लो मैरिज होती है तो उन्हें क्या है डाउरी, हाई डाउरी के लिए मतलब उन्हें मतलब प्रताड़ित किया जाता था, मारा पीटा जाता था, ठीक है ना। उसके साथ साथ इनसिक्योरिटी ड्यूरिंग वॉरफेयर के टाइम में, डिज़ायर टू मेंटेन सोशल स्टेटस, फीमेल बॉर्न भी जो है अगर फीमेल बॉर्न भी होती थी तो उस टाइम में मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्हें एक तरीके से सेलिब्रेशन वगैरह नहीं होता था और इन्हें बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट लोगों मतलब किसी घर में अगर बेटी हुई तो अप्रिशिएट नहीं किया जाता था इन सारी चीज़ों को, मतलब जो एक तरीके से फीमेल की ओवरऑल कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इकोनॉमिक रोल की अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक में जैसे जैसे इन रूरल एरियाज़ में बात करें तो वुमेन एग्रीकल्चर वर्क वगैरह करती थी, कैटल रियरिंग वगैरह भी, फूड प्रोसेसिंग, अदर वर्क्स भी वो किया करती थी, ओके। उसके साथ साथ इन टाउन्स में वुमेन पार्टिसिपेशन इन क्राफ्ट्स लाइक एम्ब्रॉयडरी, ऑर्नामेंट मेकिंग, ठीक है ना, और टेक्सटाइल प्रोडक्शन, मतलब बहुत सारे पार्ट में वो वर्क करती थी, ठीक है, बट मेंस के कंपेयर में उनका जो है इतना ज़्यादा अच्छा मतलब उनका स्टेटस नहीं था, ठीक है। आगे चलते हैं। एजुकेशनल के फील्ड में बात करें तो भाई एजुकेशन तो बहुत ही रेयर केस में उन्हें मिलती थी, बहुत ज़्यादा नहीं था कि वुमेन्स एक्सेस टू एजुकेट डिलाइन ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द मेडिवल पीरियड के टाइम में उनके पास क्या ज़्यादा अच्छी एजुकेशन उनके पास नहीं हुआ करती थी, ओके। और जैसे कुछ फेमस नेम भी है जैसे गार्गी और मैत्री, इन लोग ये लोग मतलब भाई बहुत ज़्यादा नाम, मिडवल टाइम में देखा जाए तो मीराबाई, लाल बेद, अंदाल एमर्ज एज अ मेजर लिटरेरी एंड स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी उस टाइम में देखी गई हैं, ओके। उसके साथ साथ गुलबदन बेगम और जहानारा बेगम, नूर जहाँ, जो कि ये क्या थी वर एजुकेटेड थी और ये क्या है लिटरेचर वगैरह भी लिखती थी, कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो सोशल रूल्स भी इन्होंने प्ले किए हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे टाइम पीरियड्स में मतलब जैसे जैसे समय बीता गया तो थोड़ा बहुत जो है मतलब बहुत सारी फीमेल्स नहीं है जिन्हें क्या है मतलब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिली हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आगे देखते हैं तो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन रोल की हम लोग बात करें तो जैसे कुछ वुमेन्स थी, जैसे रजिया सुल्तान की बात करें, ठीक है, ओनली वुमेन टू रूल द दिल्ली सल्तनत, पहली ऐसी वुमेन थी जो क्या थी दिल्ली सल्तनत पे जिन्होंने रूल किया, ओके। उसके साथ साथ नूर जहाँ और आपका रोशन आरा टुक पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड चैरिटी वर्क्स में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके साथ साथ आपका भक्ति में भी जो है कुछ भक्ति और सूफी मूवमेंट्स में भी कुछ फीमेल्स का
योगदान रहा है, जैसे मीराबाई हैं, अक्का महादेवी हैं, लाल बेद हैं, ठीक है ना। ओके, भगवान के प्रति इन्होंने भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट्स में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। उसके साथ साथ आपका रिलीजियस वेरिएशंस की बात करें तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बेसिकली मोर रिगिड रेस्ट्रिक्शन ड्यू टू इन्वेजन्स की वजह से इन्वेजन होते थे तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होते थे, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती थी, कंजर्वेटिव सोशल नॉर्म्स रहते थे। ओके, उसके साथ साथ आपका जो है ये सारी चीज़ें आपकी जो थी स्टेटस ऑफ वुमेन की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी थे, आप इन एग्जांपल्स को लेते हुए आप जो है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, आप इन सारे पॉइंट्स को ज़रूरी नहीं एज इट इज़ लिखो, आप अपने वर्ड्स में इन्हें पॉइंट्स में कन्वर्ट करके शॉर्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे चलते हैं, अगला है आपका कंक्लूजन की बात करें एट लास्ट में, तो पोजीशन ऑफ वुमेन इन मिडिवल इंडिया वाज अ मिक्सचर ऑफ सबऑर्डिनेशन, रेस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेड राइट्स। एक तरीके से मिक्सचर था किसका, सबऑर्डिनेशन का मिक्सचर, रेस्ट्रिक्शन का मिक्सचर, ठीक है, और लिमिटेड राइट्स का मिक्सचर। बट ऑल्सो इंक्लूडेड इसमें कुछ नोटेबल एक्सपेक्टेशंस भी थे पावर के, क्रिएटिविटी भी थी और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसेस भी थे। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आपका थर्ड खत्म होता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्लेन द स्लेव सिस्टम अंडर द दिल्ली सल्तनत विद सुटेबल एग्जाम्पल। आपको जो है वो अधीन दास प्रथा को उपयुक्त उदाहरण सही समझाना है आपको, ठीक है। स्लेव सिस्टम के बारे में आपसे कहा गया है दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में, कुछ सुटेबल एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो स्टार्टिंग करेंगे शुरू से, इंट्रोडक्शन से। तो जो स्लेव सिस्टम था आपका दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में, वो कि वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोशल पॉलिटिकल एक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन था एक तरीके से। स्लेव मतलब जो आपके गुलाम वर यूज नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक वर्क, ये सिर्फ डोमेस्टिक वर्क के लिए ही नहीं यूज़ किए जाते थे, उसके साथ साथ ये आपके मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टेट्स ड्यूटीज़ के लिए भी इनका जो है वो यूज़ किया जाता था। ओके, और स्लेव जो हुआ करते वो हाईली ट्रेंड हुआ करते थे, एजुकेटेड थे, लॉयल थे अपने मास्टर्स को लेके। ओके, और इनकी जो है हाई पोजीशन भी हुआ करती थी, और द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ पावर इंक्लूडिंग बिकम सुल्तान ऑफ दिल्ली, यहाँ तक ये सुल्तान ऑफ दिल्ली भी जो है तक की इनके पास पावर हुआ करती थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब हम लोग स्लेव्स की बात करते हैं, तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ करते थे स्लेव सिस्टम की। तो पहला आपका वॉर कैप्टिव्स मोस्ट कॉमन सोर्स था, और प्रिजनर्स कैप्चर इन बैटल वर कन्वर्टेड इनटू स्लेव्स, जो भी प्रिजनर वगैरह को पकड़ा जाता था, कैप्चर किया जाता था बैटल में, उन्हें स्लेव्स में कन्वर्ट कर दिया जाता था। और वुमेन्स और चिल्ड्रन भी एक तरीके से यहाँ पे जो है वो स्लेव्स हुआ करते थे। और दिल्ली सल्तनत के टाइम में सेंट्रल एशिया में मार्केट लगती थी, एशियन मार्केट, जहाँ पे आपको जो है वो स्लेव मार्केट लगती थी, जहाँ से आप जो है स्लेव्स को परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। और मार्केट्स वर फेमस फॉर तुर्किश एंड यूथोपियन स्लेव्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ये मार्केट्स फेमस हुआ करती थी। ओके, ठीक है। ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स की बात करें तो सबऑर्डिनेट चीफ पेड स्लेव एट ट्रिब्यूट टू द सुल्तान, कुछ इन्हें गिफ्ट्स अच्छे काम करते थे तो गिफ्ट्स वगैरह भी दिए जाते थे। ओके, और नोबल गिफ्टेड स्लेव्स टू द सुल्तान टू गेन फेवर, और नोबल्स वगैरह अपने जो है मतलब लोग एक तरीके से ऐसे गिफ्ट देते हैं, वैसे स्लेव्स को भी मतलब जो है वो देते थे एज अ गिफ्ट, जिससे क्या है जो सुल्तान वगैरह हैं वो खुश हो जाएं, ठीक है, किंग्स वगैरह जो हैं वो खुश हो जाएं, उन्हें खुश करने के लिए। उसके साथ साथ आपका परचेज बाय इंडिविजुअल, कोई एक पर्सन मतलब चाहता है, जैसे कोई भी पर्सन है तो वो स्लेव्स को जाके मार्केट से परचेज भी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला है आपका टाइप्स ऑफ स्लेव अंडर द सुल्तान। सुल्तान के टाइम में किस टाइप के स्लेव्स हुआ करते थे, तो डोमेस्टिक स्लेव्स होते थे डोमेस्टिक वर्क के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्लेव्स होते थे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए, मिलिट्री स्लेव्स हुआ करते थे मिलिट्री वर्क्स के लिए, स्पेशली ट्रेंड हुआ करते थे, ठीक है ना, स्लेव्स जो कि आपके बॉडीगार्ड पर्पस के लिए, एडवाइजर्स के लिए, मैसेंजर्स के लिए, मैसेज वगैरह कहीं भेजना है, तो इन सब के आपके जो है वो टाइप्स ऑफ स्लेव्स हैं। उसके साथ साथ आपका रोल और फंक्शन की बात करें तो इनका मेन रोल क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को संभालना, मिलिट्री को संभालना, ओके, डोमेस्टिक वर्क करना पैलेसेस वगैरह में, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स वर्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ डिफरेंट जो है वो दिल्ली सल्तनत के टाइम में स्लेव सिस्टम अंडर दिल्ली सल्तनत, डिफरेंट सल्तनत के टाइम में क्या क्या स्लेव सिस्टम थे। तो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो हिमसल व स्लेव हु बिकम अ सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक खुद ही स्लेव था और आगे चल के वो सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश ने जो है बंदागन आई सही सिस्टम जो है इसने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि आपका ये भी एक तरीके से डेवलप्ड अ लार्ज कॉर्प्स ऑफ पर्सनल स्लेव्स हुआ करते थे, जो आपकी जो एक तरीके से रॉयल स्लेव हुआ करते थे, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंस अगर बात करें तो दिस सिस्टम इंश्योर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, ये क्या इंश्योर करती थी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी को, बिकॉज स्लेव्स जो हुआ करते थे वो लॉयल थे
ओनली टू द सुल्तान को लेके बहुत ही ज़्यादा स्लेव जो हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे, इनके अंदर रॉयल्टी होती थी। उसके साथ साथ रजिया सुल्तान की बात करें तो रजिया सुल्तान जो थी वो मलिक जलालुद्दीन यकुत टू द हाई ऑफिसर ऑफ अमीर ए अखूर प्रमोट कर दिया था, प्रमोटेड हर, उन्हें प्रमोट कर दिया गया था। ओके, और दिस एंगर्ड द तुर्किश नोबल एंड कंट्रीब्यूटेड टू हर डाउनफॉल, और जो है इससे तुर्किश नोबल जो है बहुत ज़्यादा मतलब खुश नहीं थे। ओके, अब बलबन की बात करें, बलबन जो क्या था वो भी अनदर स्लेव था जो कि आगे चल के क्या बन गया था, सुल्तान बन गया था। ओके, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल हैं सारे। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान को यूज़ करता था जैसे मार्केट कंट्रोल के लिए, इंटेलिजेंस सिस्टम के लिए, मिलिट्री कैंपेन के लिए। मलिक कफूर की बात करें तो हैज़ फेमस स्लेव जनरल था ये, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आपके जो तुगलक रूलर्स भी थे, तो ये आपके जो है वो एक तरीके से 6 यहाँ पे आपके ये जो हैं ये स्लेव सिस्टम है अंडर डिफरेंट सुल्तान के टाइम में। ओके, तो आप इसको भी एग्जांपल देके लिख सकते हो। अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ स्लेव्स इन सोसाइटी में, उनका स्टेटस क्या था। पॉजिटिव एस्पेक्ट से उन्हें देखा जाता था, ठीक है, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी थे, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी थे। ओके, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे कि स्लेव्स कुड राइज टू हाई मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन, और ऑर्डिनरी स्लेव सफर्ड हार्श कंडीशन, जो ऑर्डिनरी स्लेव्स हुआ करते थे ना उनकी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन भी थी। ओके, और लोग उन्हें लाते थे और एक प्रॉपर्टी की तरह या गुड्स की तरह उन्हें बेच दिया करते थे। ओके, कुछ जो सुल्तान थे, जो कुछ सुल्तान बने जैसे ऐबक बना, इल्तुतमिश, बलबन, कुछ सुल्तान भी बन गए, तो उनकी तो कंडीशन अच्छी थी, बट बहुत सारे लोगों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा उनसे डोमेस्टिक वर्क या एग्रीकल्चर वर्क वगैरह कराए जाते थे, ठीक है। उसके साथ साथ आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका कि कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स भी आपको देना है जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मलिक कफूर और मलिक यकत और बलबन, ये आप यहाँ से आप एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। सो एट लास्ट हम लोग कंक्लूड करेंगे यहाँ पे। कंक्लूजन क्या है कि द स्लेव सिस्टम अंडर द दिल्ली सल्तनत वाज नॉट जस्ट अ सोशल इंस्टीट्यूशन, एक तरीके से ये सोशल इंस्टीट्यूशन ही नहीं था, बट अ पिलर ऑफ द स्टेट स्ट्रक्चर, एक तरीके से स्टेट स्ट्रक्चर का पिलर भी हुआ करता था। ओके, तो दिल्ली सल्तनत स्लेव सिस्टम वाज यूनिक हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्लेवरी होती थी ना, बिकम अ मीन ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी एंड स्लेव बिकम रूलर्स एंड जनरल, और स्लेव आगे चल के लॉयल भी हुआ करते थे और आगे चल के वो रूलर्स और जनरल भी बने, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं कि द स्लेव सिस्टम हैड अ डीप एंड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन मिडिवल इंडिया, स्लेव सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा डीप और लास्टिंग इम्पैक्ट रहा है मिडिवल सिस्टम पे और एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिक्स पे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। देखो वैसे तो सारे पॉइंट्स में है, अगर आप इनको सारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप जितना चाहते हो कि आपका 15-20 नंबर के एग्जाम्स में आपका जो एग्जाम क्वेश्चन होता है 15 से 20 नंबर का होता है, तो आप मैक्सिमम उसमें जो है वो 5 से 7 पेज लिख सकते हो, जितना आप लिख सकते हो, ठीक है। और ट्राई करो पॉइंट्स में लिखने के लिए, और पॉइंट्स में इजीली आप जो है चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो। और आंसर यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर आप इनको शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में लिखिए यहाँ से समझ के, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि डिस्कस द ओरिजिन, ग्रोथ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द निर्गुणा एंड शगुन भक्ति मूवमेंट। आपको निर्गुण और शगुन भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति, विकास एवं महत्व पर चर्चा करनी है, ठीक है। तो 2 मूवमेंट है, शगुन भक्ति और निर्गुण। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि जो इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट था वो लगभग 8 से लेकर 17 सेंचुरी तक रहा है। ओके, और इट एम्फेसाइज्ड भक्ति ओवर रिचुअलिज्म, कास्ट हायरार्की एंड प्रीस्ट डोमिनेंस पे। भक्ति क्या एक्सप्रेस करती है? सिंपल लैंग्वेज को, पोएट्री, सॉन्ग्स को, और अपील टू द कॉमन पीपल। तो निर्गुण भक्ति की अगर हम लोग बात करें तो वर्शिप ऑफ फॉर्मलेस एटीट्यूड लेस गॉड, और शगुन भक्ति में क्या होता था? वर्शिप ऑफ पर्सनल गॉड विद फॉर्म्स एंड क्वालिटीज के साथ जो है वो वर्शिप करते थे। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आगे चलते हैं, बोथ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग मिडिवल इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने में इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो हम लोग अब चलते हैं, जो अब लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या बोला है कि ओरिजिन की बात करें भक्ति मूवमेंट की, तो रिएक्शन अगेंस्ट रिचुअलिज्म एंड रिगिड कास्ट सिस्टम। वैदिक रिलीजन जो है वो क्या था? एक तरीके से डोमिनेंट था, बिकॉज कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स की वजह से, डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स की वजह से, कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। ओके, और इन्फ्लुएंस ऑफ द अलवार्स एंड नायानार्स। तो अलवार जो थे वो विष्णु डिवोट्स थे और नायर्स जो थे वो शिव डिवोट्स, ऐसा माना जाता है तमिलनाडु में। ओके, बिटवीन 6 to 9 सेंचुरी। उसके साथ साथ आपका जो है इम्पैक्ट क्या था बुद्धिज्म और जैनिज्म का? तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का जैसे कुछ रिलीज थी, जैसे अहिंसा, सिंप्लिसिटी, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें मतलब जो है भक्ति संत के आइडियाज़ थे।
और सूफीज़म में क्या था कि लव ऑफ गॉड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए, डिवोशनल म्यूजिक होना चाहिए। ओके, ये डीपली शेप थे निर्गुण ट्रेडिशन के। ओके, उसके साथ साथ आप अब हम लोग बात करें अगर ग्रोथ ऑफ भक्ति मूवमेंट की, तो जैसे निर्गुणा भक्ति में तो आइडियल्स हुआ करती थी, रिचुअल्स हुआ करते थे, कास्ट डिस्टिंक्शंस हुआ करते थे, और जैसे राम, हरि, अल्लाह, सदगुरु, ये सारी चीज़ें आपके फॉर्मलेस गुरु गॉड हुआ करते थे। ओके, तो जैसे रामानंदा, अर्ली इंडियन इन्फ्लुएंस, कुछ संत थे आपके, और कबीर, गुरु नानक, रविदास जिनको हम लोग कहते हैं, और दादू दल और नामदेव, ये कुछ आपके संत हुआ करते थे। इनका आप जो है यहाँ से नेम पढ़ लीजिएगा। आगे आपका आता है, ये संत आपके थे जैसे नामदेव, ये सारे संतों मैंने आपको बता दिए, कबीर, ठीक है ना। और की फीचर्स क्या थे निर्गुण भक्ति के कि गॉड इज फॉर्मलेस है, रिजेक्शन ऑफ आइडल वर्शिप को रिजेक्शन था, उसके साथ साथ अपोजिशन टू कास्ट, रिचुअल प्रिकलिम्स, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारे के साथ रहें, ठीक है ना। सिर्फ भगवान की पूजा करना ही नहीं था, एक तरीके से वो लोग यूनिटी पे भी और सारी चीज़ों पे, मतलब ब्रदरहुड, उन सारी चीज़ों पे भी वो फोकस किया करते थे। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान की पूजा करना है। उसके साथ साथ हम लोग अगर बात करें तो शगुन भक्ति जो थी वो बिलीव्स करती थी कि जो गॉड है उसका प्रॉपर नेम है, फॉर्म है, क्वालिटीज़ एंड डिवाइन इनकारनेशंस है। ओके, और इसकी दो ब्रांचेस थी, वर्शिप ऑफ कृष्णा एंड रामा एंड वर्शिप ऑफ शिव, ठीक है। की फीचर की बात करें तो ये लोग भजन करते थे, कीर्तन करते थे, आरती वगैरह करते थे, और इनको भगवान के अवतारों में भरोसा हुआ करता था, आइडियल्स हुआ करती थी, मंदिर हुआ करते थे इन लोगों के, ठीक है ना। ओके, उसके साथ साथ आपके भक्ति मूवमेंट प्लस निर्गुण दोनों की बात करें तो दोनों में सोशल इक्वालिटी और अपलिफ्टमेंट थी। ओके, दोनों में जो है कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी की बात होती है, अटैक करते थे ये दोनों लोग, मतलब एक तरीके से थी दोनों में, इस कास्ट सिस्टम भी था और अनटचेबिलिटी भी थी। ओके, संत हुआ कबीर, संत कुछ बहुत सारे संत भी थे, कबीर, रामदास, ठीक है ना, जो कि जो है इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमंस को एम्फेसाइज करते थे। रिलीजियस हार्मनी थी, डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप अपने अकॉर्डिंग से जो है इसे लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला है आपका यहाँ पे राइज ऑफ डिवोशनल कल्चर, जैसे यहाँ पे टेम्पल्स बने, कीर्तन ट्रेडिशन बने, ठीक है, जन्माष्टमी, रामनवमी जो है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस थी, भक्ति सॉन्ग्स वगैरह जो है ऑल ओवर विलेजेस में, टाउन्स में जो है स्प्रेड हुए, ठीक है ना। पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स भी थे कुछ, और आपका ब्रिग्रेप्ड गैप बिटवीन इलाइट एंड कॉमन पीपल, जैसे रिलीजन जो था वो बिकम एक्सेसिबल टू एवरीवन, सबके लिए था रिलीजन, ठीक है ना। नो नीड फॉर प्रीस्ट, रिचुअल और एक्सपेंसिव सेरेमनीज के लिए जो है नो नीड फॉर प्रीस्ट की जरूरत नहीं होती थी, रिचुअल और एक्सपेंसिव सेरेमनीज की इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, एट लास्ट कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन की बात करें तो जो निर्गुण और सगुण भक्ति मूवमेंट इमर्ज एज अ पावरफुल रिएक्शन था अगेंस्ट सोशल इनइक्वालिटी के अगेंस्ट, इनइक्वालिटी, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट, और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट। तो जो निर्गुण भक्ति थी वो क्या एम्फेसाइज करती थी, फॉर्मलेस यूनिवर्सल गॉड एंड इक्वालिटी को। शगुन भक्ति जो थी वो क्या प्रमोट करती थी, राम को, कृष्ण को, शिव को, और इमोशनल रिच पोएट्री एंड सॉन्ग्स को, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सूफी सिलसिलास, चिश्ती और सुहरावर्दी, कादरी, और यहाँ पे बेसिकली आपको जो है वो चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी के योगदान की जो है वो परीक्षा करें। यहाँ पे आपको उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जो है बताना है, ठीक है। और सूफ़ी सिलसिलों जो थे, चिश्ती जो थे, और सुहरावर्दी जो थी, कादरी जो थे, और नक्शबंदी जो थे, इन सबके योगदान के बारे में आपको बताना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, सो देखिए, इंट्रोडक्शन की बात करें तो सूफीज प्ले अ वाइटल रोल, किस चीज़ में उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, रिलीजियस में शेप देने में, रिलीजियस कल्चर और सोशल लाइफ ऑफ मेडिवल इंडिया। ओके, और मेजर सूफी ऑर्डर जो थे इंडिया में वो क्या थे, चिश्ती सिलसिला, ओके, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी, ठीक है। ये आपके क्या थे, बेसिकली कुछ आपके ऑर्डर्स थे, सूफी ऑर्डर्स थे आपके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका चिश्ती सिलसिला की अगर हम लोग बात करें तो इसके ओरिजिन की बात करें तो फाउंडेड इन इंडिया बाई ख्वाजा माउद्दीन चिश्ती। इसके जो फाउंडर थे वो ख्वाजा माउद्दीन चिश्ती, जो आपकी एक लैंग्वेज यूनिवर्सिटी भी है लखनऊ में, ठीक है ना। इन द 12th सेंचुरी की हम लोग बात करें, इसके फाउंडर थे। फ्लोरिस्ड स्पेशली इन दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर सीकरी एंड लेटर इन दक्कन वगैरह में बहुत ज़्यादा फ्लोरिस्ड हुए। मेन फीचर की बात करें तो मेन फीचर क्या थे, ये लव को एम्फेसाइज करते थे, टॉलरेंस को, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। उसके साथ साथ ये वेल्थ को रिजेक्शन के लिए बताते थे, पावर्स एंड लॉयल फेवर्स के बारे में, ठीक है।
और म्यूज़िक का यूज़ करें, कव्वाली वगैरह जो है यहाँ पे सारी चीज़ें हुआ करती थी चिश्ती सिलसिला में। आगे आपका आता है मेजर संत एंड देयर कंट्रीब्यूशन। ख्वाजा माउद्दीन चिश्ती अजमेर के कुछ इनके कंट्रीब्यूशंस लिखे हुए हैं, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उसके भी आपके कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, बाबा फारिद उनके कंट्रीब्यूशन है, और निज़ामुद्दीन औलिया। ये आपके कुछ जो है मेजर सन्स थे और उनके कंट्रीब्यूशन थे। मैंने नेम आपको बता दिया, आप उनके कंट्रीब्यूशन जो है अपने अकॉर्डिंग से लिख लीजिएगा। यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, आप इनमें से ही जो आपको बेटर लगे लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं तो इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वही सेम चीज़, लव, टॉलरेंस, कम्युनल हार्मनी होनी चाहिए। म्यूज़िक को प्रमोट करते थे, पोट्री को प्रमोट करते थे, ओके, और अपोज करते थे कास्ट एंड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को, ओके। और एस्टैब्लिश सूफी सेंटर जो है थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया, जो एक तरीके से सूफी सेंटर था। उसके साथ साथ अब बात करते हैं, थर्ड नंबर पर बात है आपके क्वादरी सिलसिला। तो इसके जो ओरिजिन था वो कहाँ से हुआ, इसके अब्दुल क्वादिर जिलानी जो थे, इसके स्टार्ट हुआ, इनके थ्रू स्टार्ट किया गया, और ये लगभग स्प्रेडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द 15 से 16 सेंचुरी के टाइम में ये स्प्रेड हुआ। इनका मेन फीचर क्या था कि एडवोकेट स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू शारिया, ओके। उसके साथ साथ कुछ मेजर संत भी थे इनके, उन संत के भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप संत के नेम पढ़ लीजिएगा, और उनके कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको गिवन हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग से देख लीजिएगा, ठीक है। इस पर मुझे बहुत डिटेल में बोलने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब अपने अकॉर्डिंग इनके मतलब सारे लोगों के संत वगैरह जितने भी यहाँ पे पूछे गए हैं उन सबके संत, और आप जो है उनके कंट्रीब्यूशन को अपने अकॉर्डिंग से लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपके आते हैं नक्शबंदी सिलसिला, इनकी भी ओरिजिन, कुछ मेन फीचर्स भी आपको गिवन है, और मेजर संत भी इनके टाइम में आपको गिवन है, ओके, और उनके कुछ कंट्रीब्यूशन है। मेजर संत, ओरिजिन, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको बेसिकली लिखना है। तो अगर हम लोग ओवरऑल सिग्निफिकेंस की बात करें सूफी सिलसिलास की इन मेडिवल इंडिया, तो क्या था, प्रमोशन ऑफ कम्युनल हार्मनी को ये प्रमोट करते थे, सोशल रिफॉर्म्स थे, ठीक है ना, क्योंकि ये लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को मतलब अगेंस्ट में थे एक तरीके से। कल्चरल डेवलपमेंट, स्प्रेड ऑफ इस्लाम जो है स्प्रेड हुआ। उसके साथ साथ इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है ना, पॉलिटिक्स, इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स, ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज, स्पिरिचुअल अवेकिंग भी हुई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एट लास्ट कंक्लूड करते हैं तो चिश्ती, श्रावर्दी, क्वादरी, नक्शबंदी सूफी सिलसिलास मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू मेडिवल इंडियन सोसाइटी में इनका एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन था। और चिश्तीस प्रमोट करते थे लव एंड हार्मनी, और ये ऑर्गेनाइज एजुकेशन एंड सोशल सर्विसेज को, इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इनके सारे भी जो फाउंडर हैं, कब से कब तक टाइम पीरियड रहा, क्या क्या मेजर संत कौन कौन से थे, उनके जो है कंट्रीब्यूशन क्या थे, आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बताना है, ठीक है, और आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अगले आपसे पूछा है कि आपको यहाँ पे जो है डिटेल नोट लिखना है इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ दिल्ली सल्तनत के टाइम में। जैसे अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, गियासुद्दीन तुगलक की बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी, इन सब की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, बेसिकली आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में बताना है। दिल्ली सल्तनत के टाइम में इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या क्या थी उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो, इन सब की इकोनॉमिक्स पॉलिसीज की हम लोग बात करें, ठीक है, तो एक मिनट, तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। तो मेडिवल टाइम के पीरियड की बात करें तो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एग्रेरियन स्ट्रक्चर, मतलब एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। रेवेन्यूज में, एडमिनिस्ट्रेशन में, मार्केट कंट्रोल में, स्टेट रेगुलेटेड इकोनॉमी सिस्टम में, इन सब में आपको जो है वो हर सुल्तान का अपना अपना इकोनॉमिक पॉलिसीज हुआ करती थी। मिलिट्री जो है वो अलग अलग थी, ठीक है, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन और एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म सबकी अलग अलग थे। तो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, ओके। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, मैं पॉइंट्स में ही आपके लिए आंसर लेके आया हूँ, तो पॉइंट्स में आपको लिखना है कि कंट्रोलिंग प्राइजेस पे इन्होंने वर्क किया, स्ट्रेंथिंग आर्मी, प्रिवेंटिंग रेबेलियन और इंक्रीज स्टेट इनकम। तो टोटल 4 पॉइंट्स पे इन्होंने वर्क किए। पॉलिसी का जो इनका मेन एम था अलाउद्दीन खिलजी का। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ मार्केट कंट्रोल, मतलब प्राइस पे भी उन्होंने फिक्स प्राइस किए, ठीक है, जैसे ग्रेन्स की, क्लोथ और लग्जरी मार्केट्स जो इन्होंने, मतलब कुछ मार्केट्स थी, हॉर्सेस की मार्केट्स हुआ करती थी इनके टाइम में, स्लेव्स की मार्केट थी, कैटल की मार्केट हुआ करती थी, ओके। और दीवान ई रियासत इस्टाब्लिश किया इन्होंने टू इन्फोर्स फिक्स्ड प्राइस रूल्स के लिए। इन्होंने जो है एक दीवानी ई रियासत इस्टाब्लिश किया, ओके। उसके साथ साथ इन्होंने जो है वॉलंटियर्स पनिश्ड हेवनली फाइन्स एंड मार्केट पेनल्टीज। कुछ अगर मान लो जो लोग हैं वहाँ पे मार्केट्स में जो चीज़ बेच रहे हैं, अगर वो मान लो ज़्यादा
चीज़ें मतलब हाई प्राइस में बेचते हैं तो उस केस में उन सब पे पेनल्टी भी थी, आपको जो है वो पनिशमेंट वगैरह भी दी जाती थी। ओके, उसके साथ साथ इन्होंने क्या है सिग्निफिकेंस क्या था कि हेल्प मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट लो कॉस्ट। इनकी जो आर्मी थी वो एट अ लो कॉस्ट पे उन्होंने मेंटेन करना, कंट्रोल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, सेंट्रल अथॉरिटी स्ट्रेंथ बढ़ानी उसकी, ठीक है। और कुछ रेवेन्यू और एग्रेरियन रिफॉर्म्स भी थे, तो कि लगभग मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड फिक्सिंग स्टेट शेयर जो है वो 50% इन्होंने फिक्स किया। उसके साथ साथ इन्होंने सिलो को इंट्रोड्यूस किया। ओके, और लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम पीजेंट। लैंड रेवेन्यू जो थी वो पीजेंट से डायरेक्टली जो है वो कलेक्शन स्टार्ट हो गया। उसके साथ साथ प्रोहिबिटेड ऑन लग्जरी एक्सपेंडिचर पे इन्होंने उसे क्या है प्रोहिबिट कर दिया। सोशल गैदरिंग्स जो नोबल्स थी उसको इन्होंने बैन कर दिया। ओके, तो ये तो आपकी बात थी अलाउद्दीन खिलजी की। अब हम लोग बात करते हैं गियासुद्दीन तुगलक की। तो गियासुद्दीन तुगलक की मेन इकोनॉमिक मेजर्स क्या क्या थे। पहला, रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू को कम कर दिया। इनकरेज एग्रीकल्चर एक्सपेंशन को जो इन्होंने इनकरेज किया। लोन्स देना शुरू कर दिया लोगों को, फार्मर्स को, ठीक है। अदर मतलब अपने जो है कैटल्स के लिए वो ले सकते हैं, इक्विपमेंट्स के लिए, सीड्स के लिए, और कैनाल्स और वेल्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया। और प्रमोटेड ट्रेड बाय रिपेयरिंग रोड्स एंड इंश्योरिंग सेफ्टी वगैरह, और ट्रेड वगैरह को इन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया गियासुद्दीन तुगलक ने। उसके साथ साथ कुछ सिग्निफिकेंस भी यहाँ पे गिवन है आपके। अब हम लोग बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। तो उन्होंने टैक्सेशन पे वर्क किया, ठीक है ना। इन्होंने इंक्रीज कर दिया लैंड रेवेन्यू को, इंक्रीज किया इन्होंने इन फर्टाइल दोब रीजन टू मीट आर्मी एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए। उसके साथ साथ आपका जो है वो कुछ टोकन करेंसीज पे भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे ब्रॉन्ज टोकन कॉइन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए। और स्टेट एक्सपेंडिचर ऑन सिल्वर मिंटिंग पे जो है उसको रिड्यूस करने के लिए। और कुछ रीजंस भी थे इसके फेलियर, क्योंकि मार्केट कोलैप्स हो गई, पीपल ने स्टॉप मतलब कर दिया एक्सेप्ट करना ब्रॉन्ज कॉइन्स को, दैट्स वाई। तो टोकन करेंसी जो एट लास्ट क्या हुई वो एबॉलिश कर दी गई। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो इन्होंने शिफ्ट भी की अपनी कैपिटल को फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। ओके, तो इससे भी इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम्स भी इन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस की। ओके, उसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक जो था आपका, कुछ उन्होंने रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए। ओके, और इरिगेशन डेवलपमेंट भी फिरोज शाह तुगलक ने, कैनाल्स वगैरह मतलब बनवाए थे। कुछ आर्किटेक्चर पे भी इन्होंने वर्क किया, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ पब्लिक वर्क्स भी इन्होंने किए, डैम्स वगैरह बनाना, गार्डन्स वगैरह बनाना, मॉस्क्यू वगैरह बनाना। उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स जो है वर्क्स भी इन्होंने कुछ बहुत सारे किए, और जिससे क्या है इनके टाइम पीरियड में पीसफुली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक। ओके, उसके साथ साथ सिकंदर लोधी की बात करें तो सिकंदर लोधी के टाइम में लैंड मेजर सिस्टम इम्प्रूव किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया रेवेन्यू बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर कल्टिवेशन पे, रेवेन्यू बेस्ड जो था एक्चुअल कल्टीवेशन, और रिड्यूसिंग फ्रॉड वगैरह को रिड्यूस किया गया। ओके, और कैश क्रॉप्स को जो है उसके कल्टीवेशन को इंक्रीज किया गया। प्राइस जो है मार्केट्स में उसको रिड्यूस किया गया, जिससे क्या है रेगुलेटिंग मार्केट्स, मेंटेन लो प्राइस को जो इन्होंने मेंटेन किया बाय रेगुलेटिंग मार्केट्स। ओके, और कुछ जो है इन्होंने न्यू टाउन्स वगैरह भी बनाए थे ट्रेड्स और आर्टिशियंस वगैरह के लिए, जिससे ट्रेड्स वगैरह ईजिली, ट्रेडर्स इंकरेज किया इन्होंने ट्रेडर्स और आर्टिशियंस को, कुछ न्यू टाउन्स वगैरह भी इन्होंने बनवाए थे। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है आपका, जिससे क्या हुआ इनका जो स्ट्रेंथ थी प्री मुगल इकोनॉमी वो थोड़ा बढ़ी, इंप्रूव हुआ एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो एट लास्ट कंक्लूड करते हैं तो कंक्लूजन क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस पे वर्क किया, मार्केट कंट्रोल और रेवेन्यू रिफॉर्म्स पे। गियासुद्दीन तुगलक ने एग्रीगेरियन रिवेलियन पे मतलब एक तरीके से वर्क किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बोल्ड बट फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स, इनके तो भाई क्या ही कहा जाए। फिरोज शाह तुगलक वेलफेयर एंड इरिगेशन डेवलपमेंट पे इन्होंने वर्क किया, और सिकंदर लोधी ने एग्रीकल्चर रेगुलेशन एंड मार्केट स्टेबिलिटी पे वर्क किया। तो आप ये देख लो, ये चार्ट भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आप ऐसे भी लिख के आओ एग्जाम में तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है आपका कि डिस्क्राइब द टैक्सेशन सिस्टम। मैंने बताया था ना टैक्सेशन सिस्टम पे बात करेंगे हम लोग। तो टैक्सेशन सिस्टम की बात करें तो जैसे जजिया, ज़कात, खुम्स एक्सेट्रा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत और मुगल के टाइम में कुछ स्पेशल टैक्स हुआ करते थे, उन टैक्सेशन सिस्टम पे आपको वर्क करना है, मतलब बात करनी है। तो टैक्सेशन इन मिडिवल इंडिया वाज हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लामिक लॉ, शारिया, एडमिनिस्ट्रेटेड नीड्स टू द स्टेट, एग्रेरियन स्ट्रक्चर। एक तरीके से इनका ओवरऑल ना सारी चीज़ें किस पे डिपेंड किया करती थी, सारी चीज़ें ओवरऑल एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड किया करती थी। ओके, और बोथ द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल अडॉप्टेड दीज टैक्सेशन, जजिया हो गया आपका, ज़कात हो गया, खुम्स हो गया, खराज हो गया, ठीक है, ये जो है इन्होंने
डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू इन सबको इंट्रोड्यूस किया। तो हम लोग चलिए एक बार इनको देख लेते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है आपसे कि जैसे लैंड टैक्सेस की बात करें तो कुछ लैंड टैक्सेस थे जो कि आपके जैसे लैंड टैक्सेस और नॉन मुस्लिम पीजेंट्स पे ये लगाए गए थे। ओके, ये लैंड टैक्सेस आपके नॉन मुस्लिम्स पे थे बेसिकली, कि यूजुअली 1/3 और 1/2 ऑफ द प्रोडक्शन आपको जो है वो डिपेंडिंग ऑन द रीजन ये टैक्स उनसे लिया जाता था। और अंडर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ये लगभग 50% था आपका प्रोडक्शन इन द सम रीजन्स में, जितना प्रोड्यूस करोगे उसका 50% था, या कैश में कलेक्ट हो या काइंड में। ठीक है, जिससे क्या मेन फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ द दिल्ली सल्तनत की मेन फाइनेंशियल बैकबोन यही थी। ओके, और आर्मीज को एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक वर्क्स को रेवेन्यू वगैरह देना भी सारा काम टैक्सेशन से ही होता था। उसके साथ साथ कुछ रिलीजन और देखो ये आपका क्या था, खराज आपका जो था वो नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, मुस्लिम पीजेंट्स पे, और जो मुस्लिम पीजेंट्स पे कल्टिवेटर्स पे लगता था वो 10% लगता था। यहाँ देख रहे हो आप कितने परसेंट है, 50%, और 1/3 और हाफ था, लेकिन यहाँ पे आपका जो वो 10% लगभग था। ठीक है, और कलेक्ट अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, और जो इनका इस्लामिक लॉ हुआ करता था उसके अकॉर्डिंग ये लोग कलेक्ट किया करते थे। ओके, ठीक है, और ये मुस्लिम पीजेंट्स पे लगा करता था। रिलीजियस और पर्सनल कुछ टैक्सेस भी हुआ करते थे, जैसे ज़कात की बात करें तो इस्लामिक चैरिटी टैक्स एक तरीके से हुआ करता था, और ये किस लिए कलेक्ट किया जाता था, स्टेट्स के थ्रू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पुअर्स को, विडोज के लिए, ट्रैवलर्स के लिए, रिलीजियस स्कॉलर, ऑर्फनेजेस, इन सब में जो एक तरीके से डोनेशन के लिए जो है वो कलेक्शन हुआ करता था। ठीक है, यह क्या, ये आपका ज़कात था जो कि रिलीजियस टैक्स था। पर्पस क्या था, रिलीजियस ड्यूटीज़ के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, इस्लामिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। जजिया की बात करें तो एक तरीके से ये नॉन मुस्लिम्स पर लगता था जजिया, और जजिया वर अलाउड टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, नॉन मुस्लिम हु पेड जजिया वर अलाउड टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। जैसे आपके कुछ चीज़ें थी, जैसे आपके वुमेन्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, ओल्ड पीपल, डिसेबल्ड, ब्राह्मण, ठीक है ना, इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम एज अ टैक्स फॉर प्रोटेक्शन एंड एग्जाम्पल फॉर मिलिट्री सर्विसेज के लिए जो है एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए इम्पोज किया जाता था आपके जजिया जो आपका था। ओके, आगे चलते हैं। अगला आपका खुम्स जो था वो टैक्स ऑन वॉर ब्यूटी के लिए 1/5 शेयर पे आपका लगाया जाता था। ओके, और ये सोल्जर्स वगैरह के लिए हुआ करता था कि द रिमेनिंग, देखो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ 20% ऑफ द स्पॉइल ऑफ वॉर बिलोंग टू द स्टेट। उसके साथ साथ आपका जो है रिमेनिंग 4/5 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सोल्जर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। और कुछ आपके हाउसेस टैक्स भी थे, जैसे घर ही आपका हाउस पे लगाया जाता था, और कैटल ग्रेजिंग पे आपके चारी, मतलब टैक्स पे टैक्स ही लगा दिया जाता है। मतलब जितने भी पीपल्स थे, पीजेंट्स थे, पुअर्स थे, उन सबको लूट लो, जितना भी लूट सको। ठीक है, मार्केट एंड कॉमर्शियल टैक्सेस की बात करें तो कस्टम्स और गुड्स एंट्री सिटीज़ में हुआ करते थे, सॉल्ट पे टैक्स था, अदर जितने भी सामान होते थे उन सब पे टैक्स, जैसे इस समय हम लोग जीएसटी देते हैं वैसे उस समय वो लोग टैक्स लेते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग बात करें कुछ जो है आपके लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स भी हुआ करते थे, जैसे आपके खराज जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ठीक है, उसकी भी यहाँ पे टोटल पॉइंट्स आपको दिए, आप लोग देख लीजिएगा। उशार आपका जो उशर, ओके, ये बेसिकली स्टिल लिवीड अपॉन मुस्लिम पीजेंट इन सम रीजन्स पे हुआ करता था। और ज़कात आपका जो था वो कंटिन्यू अंडर मुगल पीरियड्स के टाइम में, ये रिलीजियस टैक्स था। जजिया भी आपका एक रिलीजियस ही टैक्स था। ओके, उसके साथ साथ अदर मुगल्स टैक्सेस के थे आपके, अबवास आपका जो था एक एडिशनल टैक्स था। ट्रेड एंड कस्टम ड्यूटीज़ आपको पे करनी होती थी। हाउस एंड पेस्चर टैक्सेस भी आपके हुआ करते थे। एक तरीके से मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखाता हूँ, तो अगर आप चार्ट में देखोगे यहाँ पे, तो दिल्ली सल्तनत के टाइम में और आपके मुगल एम्पायर के टाइम में, ठीक है, ये आपके बेसिक ऑफ टैक्सेशन है, जैसे मेन टैक्स, रिलीजियस टैक्स, एग्रेरियन टैक्स और वॉर ड्यूटी। कुछ आपके यहाँ पे टैक्सेस हैं, कितना किसको किस लिए देना पड़ता था, ये आप चार्ट से बहुत अच्छे से समझ सकोगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एट लास्ट हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो टैक्सेशन सिस्टम जो था दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर वॉर सेंट्रल टू द फंक्शनिंग ऑफ मिडवल इंडियन स्टेट। सुल्तान टैक्सेशन वॉज मोर रिगिड, सुल्तान के टैक्स बहुत ज़्यादा रिगिड होते थे, हेवनली इस्लामिक होते थे, और इनका एम क्या था, मिलिट्री एक्सपेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना। ओके, और जो मुगल के टैक्सेशन थे वो क्या थे, मोर साइंटिफिक थे, सेकुलर थे और अग्रेरियन ओरिएंटेड थे, स्पेशली अंडर अकबर और टोडरमल के टाइम के पीरियड के टाइम। ठीक है ना, तो दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे आपको गिवन है। चलिए ठीक है, एट लास्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद हमारा ये वीडियो एंड हो जाएगा। फिर 1-2 मिनट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, उनको सुन के ही चाहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है आपका एग्जामिन द रोल ऑफ शेरशाह सूरी एज अ प्रीक्यूसर ऑफ अकबर।
एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बताना है। अकबर के अग्रदूत के रूप में शेरशाह की प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधारों की भूमिका की परीक्षा करें। अकबर का जो अग्रदूत था, अग्रदूत के रूप में शेरशाह जो था, शेरशाह की प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधारों की भूमिका की परीक्षा आपको करनी है। ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें तो शेरशाह सूरी जो था इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर था मिडिवल पीरियड में। ठीक है ना, अब बहुत सारे इसमें जो है मतलब कुछ चीज़ें भी हम लोग देखेंगे जब डिटेल में देखिएगा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ his administration, revenue and economic reforms created a foundation on which the Mughal Emperor Akbar later built a more elaborate system. ओके, सो हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे डायरेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसके टाइम में कुछ मेन डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे। फाइनेंस के लिए दीवान ई वजारत, दीवान अर्ज, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है। मिलिट्री है, करस्पॉन्डेंस के लिए और फॉरेन अफेयर के लिए आपके 4 डिपार्टमेंट हुआ करते थे। ठीक है, मेन डिपार्टमेंट्स थे जो सेंट्रल डिपार्टमेंट। और इन सेंट्रल डिपार्टमेंट क्यों बनाया था इसने? शेरशाह सूरी रीऑर्गेनाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू स्ट्रेट एंड क्लियर डिपार्टमेंट। सबके अलग अलग हो, मिलिट्री हो, फाइनेंस हो, करस्पॉन्डेंस हो, फॉरेन अफेयर के लिए। तो इन्फ्लुएंस अकबर अडॉप्टेड दीज मिनिस्ट्रीज एंड डेवलप्ड देम फर्दर इन मोर सिस्टमेटिक मैनर। अकबर ने अडॉप्ट किए थे इन्हीं मिनिस्ट्रीज को एंड डेवलप किया था फर्दर इनको मोर सिस्टमेटिक तरीके से। तो एफिशिएंट सिस्टम ऑफ स्पाइस एंड पुलिस होती थी इसमें यहाँ पे इनके पास। प्रोविजनल लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हुआ करते थे। ओके, विलेजर्स जैसे पारागाम जो होते थे हेड हुआ करते थे आपके जो है अमील्स वगैरह के। ओके, आगे बात करें तो शेरशाह सूरी रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो मेजरमेंट ऑन लैंड, जैसे कि सिस्टमेटिक सर्वे हुआ करता था, मेजरमेंट ऑफ लैंड्स वगैरह का, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग। ओके, और इसका इफेक्ट क्या पड़ा ऑन अकबर? देखो सबका क्या इफेक्ट पड़ा, इन्फ्लुएंस ऑन अकबर एट लास्ट दिया हुआ है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाइएगा कि अकबर जब्ती सिस्टम एंड आई द साला 10-year एवरेज वर रिफाइंड एक्सटेंशन ऑफ शेरशाह आइडियाज। इफेक्ट ऑन अकबर, अकबर पे इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ा। ओके, उसके साथ साथ आगे हम लोग बात करें तो कुछ रीजनेबल एंड फिक्स लैंड रेवेन्यूज हुआ करती थी। उसका इम्पैक्ट क्या था कि प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, रिड्यूस करप्शन को कम करना। प्रिंसिपल लेटर परफेक्टेड बाय अकबर। ओके, एबोल्यूशन मिडल मैन को एबॉलिश करना, क्योंकि जो बीच में पर्सन आता था ना उसको उसने क्या कहते हैं उनकी पावर्स को ख़त्म कर दिया था। उसके साथ साथ इसने कुछ रोड्स भी बनाई थी, जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी और आगरा टू बुरहानपुर बनवाई थी इसने, आगरा टू जोधपुर एक रोड बनवाई थी, लाहौर टू मुल्तान इसने कुछ रोड्स का भी कंस्ट्रक्शन किया था। इसने बेसिकली ट्रेड, रोड्स और कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा वर्क किया था उसके इम्प्रूवमेंट में। और उसके साथ साथ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉइन्स में भी उसने कुछ चेंजेस किए थे, जैसे कॉपर दम, गोल्ड मोहर, सिल्वर रुपया। ठीक है, मार्केट रेगुलेशन की बात करें तो रिमूव इलीगल टैक्सेस को इसने रिमूव कर दिया था। ओके, उसके साथ साथ कुछ मिलिट्री रिफॉर्म्स भी थे, जैसे ब्रांडिंग ऑफ हाउसेज एंड डिस्क्रिप्टिव रूल्स वगैरह जो है, जैसे चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, पर्सनल डिटेल ऑफ ईच सोल्जर, चेहरा सिस्टम से दाग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, हॉर्सेस पे दाग लगाए जाते थे ब्रांडिंग के लिए। और इक्वल जस्टिस सबको, मतलब ये था कि शेरशाह सूरी इंश्योर जस्टिस इन रेस्पेक्टिव रिलीजन्स की बेसिस पे, ना कि पनिश इवन नोबल्स फॉर करप्शन। अगर करोगे तो पनिशमेंट आपको भी मिलेगी। पब्लिक वेलफेयर के लिए इसने हॉस्पिटल्स, वेल्स, सारी चीज़ें मतलब जो है वो बनवाई थी। उसके साथ साथ इस चार्ट से आप और समझोगे कि वाई शेरशाह सूरी इज कॉल्ड द प्रीक्यूसर ऑफ अकबर। तो शेरशाह रिफॉर्म्स सर्व्ड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लूप्रिंट फॉर अकबर। एक तरीके से ब्लूप्रिंट्स थे अकबर के लिए, तो शेरशाह के इनोवेशंस और अकबर के डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है, जैसे लैंड मेजरमेंट एंड क्लासिफिकेशन, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज, सेंट्रल मिनिस्टर्स, सराई सिस्टम, रुपया कॉइन, रोड कंस्ट्रक्शन और डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो दोनों में यहाँ पे आप कंपैरिजन लिख दोगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये श्योर है। ठीक है, नेक्स्ट एट लास्ट कंक्लूड करते हैं। तो देखो, शेरशाह लेड द ट्रू फाउंडेशन ऑफ मुगल गवर्नेंस विच अकबर लेटर परफेक्टेड। शेरशाह जो था एक तरीके से रूरल ट्रू फाउंडेशन था मुगल गवर्नेंस का। फर्दर उसे क्या है पर अकबर ने सारी चीज़ें उसमें चेंजेस किए। ओके, सो यहाँ से हम लोग के टोटल 10 क्वेश्चन जो है वो खत्म होते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप जो है अपने अकॉर्डिंग से अरेंज करके अपने अकॉर्डिंग से आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, और एट लास्ट में वो पॉइंट बता दूं आपको, देखिए एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो पहली बात आपको मान लो क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं,
तो उस क्वेश्चन में आपको जो है वो आप की पॉइंट पे फोकस करो। क्वेश्चन में कुछ भी कह रहा हो, मान लो आप की पॉइंट देखो। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपसे शेरशाह सूरी वर्ड आ रहा है, शेरशाह सूरी के बारे में जो पता है वो लिख दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स है पता है तो सारा उसी पे लिख दीजिए। जो जो पॉइंट, मतलब मान लो क्वेश्चन में आपको एक की पॉइंट के बारे में कुछ तो पता होगा, क्वेश्चन में एक हाईलाइटेड वर्ड ढूंढो कि इसमें आप इसके बारे में पता, उसी के बारे में सब कुछ लिख दीजिए। ओके, सो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, ऐसे ही आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओके, और टाटा बाय बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। आगे आने वाले पेपर्स का वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ओके, बाय बाय।